सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। किसका बाबू? लॉ एंड इथिक्स का, डी फार्मा सेकेंड ईयर का। ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का लॉ एंड इथिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन है। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े, दोबारा बताते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल आप अच्छे तरीके से सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर को आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं, तब भी आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर में आपको, ठीक है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से मिलते हैं, और 14 से लेके 15 आपके क्या करेंगे, 60 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और 50 से लेके 60 ऐसे 1 मार्क के नंबर क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। क्या करिए गए, पिछले साल पूछे गए हैं, उसको इसमें कंसीडर किया गया है, जो आपके सामने यहाँ से सुपर 25 क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक, तब ये कैसे क्या सब कुछ अच्छे तरीके से देखिए। आप सुपर 25 क्वेश्चन देख लीजिए, 2 साल का पेपर 2023 और 2024 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लिए, इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आने वाला है। ये आपका आराम से नैया पार कर देगा। तो इसमें क्या दे रखा, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक है, राइट इन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यानी गठन बताना पड़ेगा, ठीक है, किसके बारे में, फार्म यानी लिखा फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, पीसीआई बोलते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ क्वेश्चन लिखे गए मेरे भाई, बहुत ही सटीक तरीके से लिखे गए हैं, ठीक। तब यहाँ से आप सुनते रहिए, केवल आप ध्यान से सुनेंगे ना, तभी आपका बहुत सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये देखा गया है प्यारा सा फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीआई बोलते हैं। और याद रखना, जितना भी कॉलेज चल रही हैं, ठीक है, जितना भी कॉलेज चल रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपने इंडिया में चल रही हैं। और जो पीसीआई जो तुम्हारे पास सिलेबस जारी करती है, ऑल इंडिया यही कवर करती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सिलेबस यही है, लगभग 60-70%, ठीक है। अब हो क्या रहा, ध्यान से सुनिए। लिखा, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक संस्था है जो भारत में फार्मेसी एजुकेशन रजिस्ट्रेशन के मानकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब अपनी इंडिया में देखा जाए, ठीक है, तो जो तुम्हारे पास फार्मेसी है, कि चाहे उसे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे रजिस्ट्रेशन के बारे में हो, कुछ भी करना हो, तो पीसीआई के अकॉर्डिंग एक जिम्मेदारी होती है, यही मानकों को गठन करती है कि डी फार्मा 2 साल का कोर्स होना चाहिए कि 4 साल का होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब कुछ यही पीसीआई करने की जिम्मेदारी होती है। पीसीआई को बनाया गया, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 में फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, मतलब जो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत इसे बनाया गया था। पहली बार सन 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया था। अब याद रखना, देखिए कहेगा ये एक्ट आया कब था, 1948 में, रेगुलेट कब किया गया था, 1949 में किया गया था। ये थोड़ा सा सन वाला कन्फ्यूजन है मेरा आता, बट कन्फ्यूजन ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। हर 5 साल में इसे पुनः बनाया जाता, पुनः मतलब अमेंडेंट किया जाता कि अच्छा सिलेबस में थोड़ा सा सुधार कर दो, थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी ला दो, तो ये सिलेबस में, ठीक है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना, ये सब की थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया पीसीआई का। कॉन्स्टिट्यूएंट में देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में देखा जाए तो 3 मेंबर होते हैं। पहला नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर और ईएक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं, दोबारा समझिए क्या होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इसके बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे। इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसके नीचे पढ़ेंगे। ईएक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर इतने मेंबर होते हैं, ठीक है, तो जो आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। पहला तुम्हारे पास, ठीक है, पहला हमारे पास आता है, ठीक है। तब यहाँ से हमारे पास पहले क्या आता, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है, ध्यान से आप सुनिए क्या लिख लिया गया। सबसे पहले आता नॉमिनेटेड मेंबर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंतर्गत 6 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें सबसे पहले 6 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं, जिसमें कम से कम 4 प्रोफेशन डिग्री वाले डी फार्मा होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है, यानी नॉमिनेटेड मेंबर में 6 सदस्य क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक।
ठीक। और इसमें से ऐसे 4 ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोफेशन डिग्री होनी चाहिए या डी फार्मा कोर्स कम से कम होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से कितने होना चाहिए, 37 मेंबर होने चाहिए। एक प्रतिनिधि ऑल इंडिया काउंसिलिंग, ठीक, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, AICTE बोला जाता है, एक मेंबर उससे होना चाहिए। ये नॉमिनेटर मेंबर का यानी हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, इलेक्टेड मेंबर पे आते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इलेक्टेड मेंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेट यानी निर्वाचित सदस्य बोलते हैं। अब ये क्या होता है, 6 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी यानी कमीशन से होने चाहिए, जो टीचर वर्क किए हो, मतलब टीचिंग का काम किए हो, उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक मेंबर मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। एक फार्मासिस्ट रजिस्टर हर राज्य से होना ही होना चाहिए, किसके, इलेक्टेड मेंबर के अंतर्गत, ठीक। ईऑक्स ऑफिसर मेंबर के अंतर्गत कौन कौन चीज़ होने चाहिए, इसके अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास है लिखा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस कोई होना चाहिए। भारत का ड्रग्स है, ठीक है, नियंत्रक होना चाहिए, जिसे हम ड्रग्स है, ठीक है, इंस्पेक्टर बोला जाता है, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक। ये होगा सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब ये देखा जाए तो दवाओं को लैब में जैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे टेस्टिंग की जाती, उस सब को ये देखता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, सदस्यों के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई के एक्चुअल में काम क्या होता है, इसको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो लिखा है तुम्हारे पास, सबसे पहले पीसीआई का फंक्शन क्या होता है, एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना पीसीआई की जिम्मेदारी होती है। यदि आप डी फार्मा कर रहे हैं ना, अभी देखेंगे कोई भी चीज़ सिलेबस पढ़ते होंगे तो आपके सर बोलते होंगे कि हमें वही सिलेबस पढ़ना जो अकॉर्डिंग टू यानी पीसीआई दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पीसीआई जितना दिया गया उसी को हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये होगा रेगुलेट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लिखा है फॉरेन यानी लिखा फॉरेन क्वालिफिकेशन का रिकॉग्नाइजेशन करना, मतलब जो फॉरेन से डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा कुछ भी करके आए हुए हैं तो इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम लिया जाएगा, थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, उसमें यदि पास होंगे तो अपने इंडिया का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। ये एमबीबीएस करके आएंगे तभी एग्जाम होता है। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। यदि आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रीन कार्ड आएगा, जो कौन देता है एक्चुअल में, पीसीआई ही देती है, ठीक। नेक्स्ट पे सेंट्रल रजिस्टर को फार्मासिस्ट को मेंटेन करना, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी क्या कर देना, ठीक है, जो होते हैं कौन, फार्मासिस्ट होते हैं, उनको भी मेंटेन करना। एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करना, एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करना कि हमें 2 साल का कोर्स कराना, 4 साल का कोर्स कराना, कैसे कराना, सब कुछ मेंशन करना जिम्मेदारी पीसीआई की बनती है, ठीक है। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन रहा पीसीआई के बारे में, ठीक है। इसको नीचे वाला हटाते हैं भाई, इसको केवल रखते हैं, अभी इसको हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछ दिया है जी, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम DTA भी बोला जाता है, और भी सेम टू सेम जो पीसीआई में जो मेंबर होते हैं उसमें भी यही मेंबर होते हैं, बट थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है सबसे बारे में ये समझिए, देखिए, ठीक है। इसके सदस्य के बारे में बताना पड़ेगा। तब सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। अब देखिए लिख रखा ड्रग्स टेक्निकल है, ठीक है, यानी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो नई नई टेक्नोलॉजी से दवाइयाँ डेवलप की जा रही हैं, यस सर, डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव लिख देना, और वही जो तीन मेंबर उसमें थे वही 3 मेंबर इसमें भी लिख देना, बस काम खत्म। तो लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है, DTAB भारत सरकार द्वारा गठित एक तकनीकी सलाहकार बोर्ड होता कि दवाइयों को कौन सी टेक्नोलॉजी लगाया जाए कि बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर क्या करे, क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट इफेक्टिव हो सके, ठीक है। क्या लिख रखा, DTAB भारत सरकार द्वारा गठित एक तकनीकी सलाहकार बोर्ड है जो ड्रग्स का एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कार्य करता है, यानी ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट जो तुम्हारे पास होता है 1940 के तहत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तहत कार्य करते हैं। अब देखना, याद रखना, जब कुछ भी हमारे दवाइयों में कुछ भी अमेंडमेंट किया जाएगा, नया चीज़ जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, सब इसी के तहत किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से संबंधित तकनीकी मामलों को क्या कर देना, सलाह देना। मतलब क्या होता है, जो कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई ड्रग्स है, उसको चाहे ड्रग्स है चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसके तकनीकी की नई नई टेक्नोलॉजी कैसे तुम प्रयोग कर सकते हो, उसको सलाह देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी
एडवाइजरी बोर्ड की होती है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना। दवा का सेफ्टी भी जरूरी होता है। सेफ्टी मतलब क्या होगा, दवा यदि हो ली गई है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब ये कितना इफेक्टिव होना चाहिए, इसके बारे में सुनिश्चित करना, को सुनिश्चित करना, यही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये नियमों और संशोधनों के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है, टेक्निकल सलाह देता। कहने का मतलब क्या होता है, कोई नियम आ गया नया या कोई संशोधन करना किसी दवाइयों में, तो गवर्नमेंट यानी सरकार को क्या कर देता, थोड़ा सा टेक्निकल सलाह देता है कि अच्छा ये दवाइयाँ हैं तो इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करो तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक से संबंधित नीति निर्माण में सहयोग करना। कहने का मतलब कोई नीति हमें करना, नई नई निर्माण करना, तो उसमें सहयोग करना इसी के मेंबर के अंतर्गत होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं उसको हम आपको बताते हैं। इसमें भी 3 मेंबर होते हैं। पलटते हैं पेज यहाँ से, ठीक है, आपको पेज पलट के यहाँ पर क्या कर देते हैं, उस बोर्ड के बारे में हम बताते हैं जो 3 मेंबर यहाँ पर थे, उसी 3 मेंबर के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, देखिए 3 मेंबर कौन थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे यानी इलेक्टेड मेंबर थे, या ऑफिसर मेंबर थे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर को आपको वही सेम टू सेम एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद तुम्हारे पास इलेक्टेड मेंबर को वही बता देना पड़ेगा। यही सब मिल के क्या कर देते हैं, उस एडवाइजरी बोर्ड को बनाते हैं और उसी में संशोधन वगैरह सारा करते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज़ वहीं से उठा के आप लिख दीजिएगा। ठीक, कितने मेंबर थे दोबारा बताते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, एक्स ऑफिसर मेंबर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना आप यहाँ से। ठीक, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना यहाँ से, एडवाइजरी बोर्ड को यहाँ से मेंटेन कर देना। ठीक है, और याद रखना है, देखिए ये जो तुम्हारे पास लॉ एंड इथिक्स है, इसमें ज़्यादा खींच नहीं सकते। जैसे कम्युनिटी हो गया, फार्मेसी हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, वो सब खींच के लिख सकते, बट इसमें तुम ज़्यादा बना नहीं सकते हो। ठीक है, इसमें सटीक पॉइंट होती है, बस काम हो जाता है। ठीक है, उतने पॉइंट लिखना जितना अपना काम हो सके। ठीक है, 3rd नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता है, इसकी ड्यूटी और पावर क्या होता है, इसको बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता है, इसकी ड्यूटी, फंक्शन, कार वगैरह, पावर वगैरह बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने ड्रग्स इंस्पेक्टर दिया गया, जिस शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, DI। अब ये करते क्या, यदि अभी मेडिकल स्टोर खोलेंगे ना, तो इसी के तहत हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो DI क्या होती है, ठीक है, देखिए DI शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DI एक ऑफिसर अधिकारी होता है जो अपने एरिया में दवा के टेस्ट, लाइसेंस, प्रोडक्शन आदि का पूरा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे पास ड्रग्स इंस्पेक्टर ही करता है। दवा के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी यही करता है। दोबारा बता रहे हैं, ड्रग्स के लिए तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या दूसरे जगह से लाना, सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी यही ड्रग्स इंस्पेक्टर करता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास एक्ट के अनुसार, अब कुछ भी एक्ट हो सकता है, कौन, जब ड्रग्स ले जाएंगे और कॉस्मेटिक एक्ट ले जाएंगे तो 1940 एक्ट के तहत, या कोई PCI के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1948 के तहत। तो वही लिखा है, एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की उचित संख्या में ड्रग्स इंस्पेक्टर जारी किए जाते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पे देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट पे मोस्टली एक ही होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, वो काम करते हैं अपना। ठीक है, बट एरिया ज़्यादा रहता है तो हम नंबर आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी डी फार्मा लिखा, डिग्री इन फार्मेसी कम से कम ये होना चाहिए। डिग्री इन फार्मेसी यानी डी फार्मा होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी के में पास होना चाहिए। इनके पास एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा दूसरे जो कंट्री से करके आते हैं लोग, ठीक होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल केमिस्ट्री में इंडिया में होना चाहिए। ड्रग्स का एनालिसिस तथा फार्मास्यूटिकल का नॉलेज होना चाहिए, मतलब दवा के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो ये सब रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, दवाओं के, ठीक है, यानी ड्यूटी या कार बातें कही होती है। ठीक है, दवाओं के सेल तथा बाय करने के लिए लाइसेंस तथा परमिशन देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ड्रग्स की टेस्टिंग करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अब पावर देखा जाए तो इनका पावर क्या होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी यूनिट, गोदाम ETC का निरीक्षण कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चाहे जब जाके लाइसेंस वगैरह भी खराब रहेगा तो रद्द कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस हो गया, स्टॉक रजिस्टर हो गया, बिल ETC की जांच कर सकते हैं। यदि सही मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो आपको नोटिस दी जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ त्रुटियां रहेंगी कुछ तो आपको नोटिस दी जाएगी कि भाई आप इसे सही करवाइए ऑफिस में आकर, नहीं तो यहीं नहीं आएंगे तो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा पिलांटी वगैरह लगने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये होगा ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, इनकी क्वालिफिकेशन, कार्य हो जाएगा, और यहाँ से पावर हो जाएगी आपके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बाबू,
ठीक है। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भैया तो अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी तुम्हारे पास कई बोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, काम हो जाएगा। क्या लिख रखा है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 एक इंडियन रूल है, मतलब एक इंडियन रूल है जिसमें दवाओं और, ठीक है, जिसमें दवाओं और क्या कर देते हैं, एचएपी का वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दें। मेरे भाई अभी क्लासेस ले रहे हैं तो कैसे डाल दें, डाल देंगे भाई, आप कहती हो तो डाल देंगे, बट क्लासेस ले रहे हैं तो रहने दीजिए, अभी क्लासेस ले लेने दीजिए भाई। ठीक है, तो ये कहते हैं क्या, ये एक्ट के तहत तुम्हारे पास लिखा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 इंडिया रूल है जिसमें जिसे दवाओं और कॉस्मेटिक सामान बिक्री, निर्माण, वितरण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। कहने का मतलब हमें कोई भी दवा बेचनी है या कोई कॉस्मेटिक आइटम बेचना तो इस रूल के ही तहत हम बेच पाएंगे, नहीं तो बेच नहीं पाएंगे। ठीक, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आइटम का रेगुलेशन करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, नेक्स्ट में लाइसेंस की व्यवस्था करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। लिखा रखा है पिलांती लगाना, मान लेते कोई पर्सन इस एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो छोटा लाइसेंस है बट बड़ी दवाइयाँ बेच रहा है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, पिलांती लगाने का काम कर सकते हैं। यही निरीक्षण और जांच करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। निरीक्षण करेंगे, मान लेते तुम्हारे पास पूरा ब्यौरा नहीं पाते हैं तो आपके ऊपर लाइसेंस पे पिलांती लगा देंगे। ठीक है, तो जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से और ये उद्देश्य हो गया यहाँ से। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जैसे तुम्हारे पास कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, CDSO आते हैं। ठीक है, अब इसका फुल नेम आप लिख के दिखाइएगा भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिखा ये भारत में ड्रग्स तथा हेल्थ केयर इक्विपमेंट के लिए कंट्रोल तथा विनिमय करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जो ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत यही सब आते हैं। ये करते क्या, इनका मेन कार्य क्या होता है, ये नई दवाइयाँ जो बन रही है उसका अप्रूवल देना इन्हीं का काम होता है। वो सेंट्रल लेवल पे करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल का ट्रायल करना, मतलब कोई दवाइयाँ हमने बना दिया गया तो उसका कहीं ट्रायल करके तभी तो ह्यूमन बॉडी पे लगाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। दवा का इंपोर्ट और रजिस्ट्रेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्वालिटी का कंट्रोल करना, जैसे कोई दवाइयाँ क्वालिटी कैसी है, कंट्रोल कैसे करना, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी CDSCO ही करता है, जो आपके सामने दिया गया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या कर देता है, टेक्निकल, ठीक है, मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने वाला हाई टेक्निकल सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कहने का मतलब क्या होता है, ये केंद्र सरकार पे रहता है, सलाह देता कि अच्छी दवाइयों में ये त्रुटि है या ये फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है इसमें ये त्रुटि है, ये आप सुधार देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऐसे देखें कॉम्बिनेशन में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, वही काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। अब तुम्हारे पास क्या होगा, DCC यानी ड्रग्स कंट्रोल कमेटी, इसी के अंतर्गत आती है। कौन, किसके, ड्रग्स एंड यानी कॉस्मेटिक कंट्रोल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। तो इसमें क्या होती है, यह सेंट्रल तथा स्टेट लेवल पे ड्रग्स का समन्वय, ठीक है, हाँ ठीक है, वो जो बताए हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल तथा स्टेट लेवल पे ड्रग्स का समन्वय स्थापित करती है और सलाहकार समिति देती है। मतलब ये जैसे हमारे स्टेट लेवल पे कितनी दवाइयाँ हैं तो क्या चल रही हैं, इस सेंट्रल लेवल पे कौन कौन दवाइयाँ एक दूसरे का जोड़ने का, लिंक करने का काम ये कमेटी करती है। ठीक, ये हो गया। अब इनका जो तुम्हारे पास जो एक्ट पढ़े हैं उसका काम क्या होता है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक आइटम का निर्माण करना, उसका वितरण करना, उसका आयात करना, ठीक है, बिक्री, सबको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, ड्रग्स क्वालिटी और मानकों को बनाए रखना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। केयरफुल सब्सटेंस को रोकना, मतलब जो भी तुम्हारे पास सब्सटेंस है उसको सावधानी पूर्वक इन्हें रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। ठीक, लिखा हार्मफुल सब्सटेंस को रोकना, मतलब कोई दवाइयों में यदि हार्मफुल सब्सटेंस तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी यही लेते हैं। कंज्यूमर सेफ्टी है, जो तुम्हारे पास कस्टमर होते हैं ना, ठीक है, जो हम सब लोग दवाइयाँ जो खाते हैं उन्हें कंज्यूमर बोला जाता है, उनकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। जो किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, इसी के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में यहाँ। ये इसमें छोटा छोटा आंसर रहता बट सूचनाएं ज़्यादा रहती है इसमें भाई। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट ए नोट ऑन द इंडियन फार्माकोपियल कमीशन होती है। ठीक है, अब इंडियन फार्माकोपी यानी क्या होती कमीशन, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए ठीक, अभी आपके सामने लिख रखा है, ये देखिए इंडियन इसे भाई फार्माकोपिया लिखना पड़ेगा जी, इसमें पूरा लिख देना भाई। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में समझिए। पहले समझिए फार्माकोपिया क्या होती है। जैसे फार्माकोपिया सूटिक्स में पड़े इंग्रेडिएंट डालना, सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत, यही कमीशन ही कंट्रोल करता है कि हमारे तो अपने मर्जी से कर दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो लिखा है इंडियन फार्मा यानी फार्माकोपियल कमीशन इंडियन गवर्नमेंट के स्वास्थ्य और हेल्थ कल्याण मंत्रालय के तहत एक ऑटोनोमस संसाधन, मतलब अपने आप ये संशोधन करने वाली, ठीक है, सिस्टम होती है। ठीक, इसको कोई नहीं आदेश देता है। ठीक है, ये खुद ही करने के काम करती हैं। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो नए मोनोग्राफ के तहत नई दवाइयों का क्या कर देता, निर्माण करता है। मतलब क्या कहता है, ये ऑफिशियल कमीशन होता है ना, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। मतलब एक जो जैसे अब इसमें होता है क्या, सिंपल सा, जैसे हमें, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में फार्माकोपिया हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फार्माकोपिया हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया में कोई नई दवाइयाँ हमें ऐड करना, तो एक मोनोग्राफ बनाना पड़ेगा कि इस दवा का कितना, क्या नाम है, क्वांटिटी क्या डालें, ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती, इसी कमीशन की होती। तो क्या बोलते हैं, इंडिया फार्माकोपियल कमीशन करती। तो वही चीज़ लिखा गया है आपके सामने। ये क्या कहते हैं, नए मन यानी मोनोग्राफ बनाते हैं जिससे नई दवाइयों का हम निर्माण कर सके। कोई भी नई दवाइयाँ बनाती तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यह आईपीसी पुराने मोनोग्राफ को अपडेट करते हैं। जैसे पुराना कोई यानी हो गया मोनोग्राफ, मतलब पैराग्राफ जो दवाइयों को बनाने के लिए दी जाती है। पैराग्राफ क्या कर देता, उसमें नया अपडेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को पब्लिश करती, क्या करते हैं, दोबारा सुनिए, यह नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को पब्लिश करते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, आईपीसी यानी दवा के स्टैंडर्ड और आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, स्ट्रेंथ को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी की, जिससे अब बताओ होता क्या, सबसे पहले ये करते क्या है, कोई दवा कितना आइडेंटिफिकेशन, कैसे तुम पहचानोगे, उसमें प्योरिटी कितनी है उसको कैसे पहचानेंगे, उसका स्ट्रेंथ मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जाएगा तो कैसे वो एक्चुअल में काम करेगा, उसको मैनेजमेंट करना ही। ठीक है, पीसी यानी कौन करता है, तो आईपीसी करती है, यानी इंडियन फार्माकोपिया काउंसिलिंग यानी कमीशन करती है। क्यों करती है, जिससे कोई ह्यूमन बॉडी हो तथा एनिमल के ऊपर दवा का बुरा प्रभाव न पड़े। अब बताओ, मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे नहीं तो दवाइयाँ बुरा प्रभाव डाल देंगी। ठीक है, बुरा प्रभाव डालेगी जिससे किसी ह्यूमन बॉडी पर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये कमीशन काम करती है। अब ये कैसे काम करती है, जो आपके सामने फ्लो चार्ट बना दिया गया। देखिए, सबसे पहले तुम्हारे पास इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या कर देती है, सबसे पहले इसमें कितने कितने लोग होते हैं, एक साइंटिफिक बॉडी होती है जो 23 मेंबर होते हैं। क्या होता है, 23 मेंबर, मतलब साइंटिफिक लेवल पे काम करते हैं। और ये यानी गवर्निंग बॉडी, मतलब ये गवर्नमेंट लेवल पे काम करती है, जो 23 मेंबर होते हैं। जनरल बॉडी तुम्हारे पास कितने होते हैं, टोटल 25 मेंबर होते हैं। अब इसको फर्दर डिवीजन किया गया आईपीसी, इसमें तुम्हारे पास कुछ ही मेंबर होते हैं, आईपीएल होता है, इसमें लिमिटेशन, ये तुम्हारे पास बोला गया लिमिटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये फ्लो चार्ट हो गया आपके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीसी, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इंडियन देखा जाए तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया को प्रभावित करना, ठीक है, सॉरी प्रकाशित करना। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो अपने इंडिया ही बनाए जा रहे हैं, ये कमीशन क्या कर देते हैं, गठन बैठाई जाती है जो इंडियन फार्माकोपिया को थोड़ा सा प्रकाशित करते हैं। ड्रग्स करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। दोबारा बताते हैं, कैसी होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, उसका पावर कैसा होना चाहिए, सब कुछ निर्धारण कौन करता है, यही ड्रग्स करती है। दवाओं का मानकीकरण मतलब दवाओं को बढ़ाने का काम, कितना मानक एक्चुअल में होना चाहिए, तो सब जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। फार्माकोविजिलेंस मतलब दवाओं का देख रेख, निगरानी क्या करना है, प्रोग्राम यही लागू करते हैं कि दवाओं का देख रेख कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ जिम्मेदारी क्या होती है, फार्माकोविजिलेंस के तहत होती है। ठीक,
ये हो गया। रिफरेंस स्टैंडर्ड का विकास करना, मतलब जो भी तुम्हारे पास रिफरेंस दिया गया है उस स्टैंडर्ड को हमें क्या करना, मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। दोबारा बताते हैं, ये प्रकाशित करते हैं फार्माकोपिया को, किसी दवा की क्वालिटी, प्यूरिफिकेशन पावर को निर्धारित करते हैं, दवाओं के मानकीकरण को बढ़ाते हैं, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, और यानी क्या होगा, रिफरेंस स्टैंडर्ड को विकास करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, अब इनके एक्चुअल में काम क्या होता है आपके सामने दिया गया है। ये नए मोनोग्राफ का और ठीक अमेंडेंडम करते हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आराम से बदलाव कर सकते हैं, कोई टेंशन रोकेगा ही नहीं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास है इंडिया की नेशनल फार्मूलरी को पब्लिश करना, मतलब तुम्हारे पास जैसे इंडिया में कोई नेशनल फार्मूलरी में तो समझते हो कि नहीं, जैसे कोई दवा का फार्मूला हो गया तो कैसे क्या सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर में गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, जीरो डाल एसपी बनाना, क्या करना, जीरो डाल एसपी बनाना, तो इसमें क्या होगा, साइक्लोफेनेक होता है, प्लस में पैरासीटामॉल होता है, प्लस में सल्फेनियोपेप्टाइड होता है। ये कितने क्वांटिटी में, कैसने क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में सब मिलाएंगे तो किसी न किसी कोई एक फार्मूला तैयार होगा। उस फार्मूलरी करने की जिम्मेदारी कौन लेता है, हमारे पास यही करते हैं। ठीक है, नेशनल फार्मूले को पब्लिश करते हैं, उससे दवाइयाँ नई नई बनाई जाती हैं। आईपी के तहत से यानी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब आईपी के तहत देखा जाए इंडियन फार्माकोपिया के तहत एक सर्टिफाइड यानी क्या करते हैं, हे यार, सर्टिफिकेट देते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर को फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम को रन कराना, ठीक है, इन्हीं की जिम्मेदारी। कहने का मतलब क्या होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन होते हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम करते हैं, मतलब दवाओं के देख रेख के प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। फिर ये क्या करते हैं, नेशनल तथा इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर लिखा रखा पोजीशन को सिमिलर बनाए रखना, मतलब जो तुम्हारे पास नेशनल लेवल पे वही इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो ये सब मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन की होती है, जो आपके सामने हमने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज़ प्रॉपर जा रही है कि नहीं। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं एक बार कंफर्म कर देना आवाज़ जा रही है कि नहीं, यस और नो में एक बार जवाब दे देना। ठीक है, बता देना भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, चलो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ तो हम क्योंकि एक बार एरर हुआ है भाई, एरर होता है तो यार थोड़ा सा वीडियो कटने का चांस रहता है। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है, थैंक्स मेरे ब्रदर। ठीक है, अब हम जनरली को आगे रखते हैं। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन बीसीएस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बीसीएस सिस्टम को अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी देखा जाए बीसीएस सिस्टम क्या होता है, अब आपके सामने दिया गया, इसका फुल नेम याद रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा, ध्यान से आप सुनिए। बीसीएस सिस्टम क्या होता है, बी से बायो, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये सिस्टम होता क्या है, जैसे कोई तुम दवाइयाँ बना रहे हो तो कितना पानी में घुलेगी, कितना टाइम में घुलेगी, हमारे शरीर के अंदर कितना देर में एब्जॉर्ब होगी, उसी सब को ही मैनेज करना ये सिस्टम करता है। ठीक है, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये क्या लिख रखा है, जैसे कोई दवाइयाँ कितने मिनट में घुलेगी, हमारे शरीर कितना % एब्जॉर्ब होगी, कैसे क्या होगी, सब कुछ को मैनेज करना बीसीए यानी बीसीएस सिस्टम करता है। तो ये क्या लिख रखा, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दवाओं को उनकी घुलनशीलता और पारगम्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कोई दवा कितनी टाइम में कितना घुलेगा। देखो तो कितनों कोई दवाई जितना तेजी से घुलेगा उतना तेज हमारे शरीर में काम करेगा, ये सिस्टम तो आप जान ही रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया। उसकी परमेबिलिटी मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर कितना एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। उसी के आधार पर इस सिस्टम को अरेंज किया गया है। बीसीएस में दवा का इन विट्रो कंडीशन में, मतलब लैब में बनाया जाता है, जिससे दवा को ह्यूमन बॉडी में आराम से एब्जॉर्प्शन हो सके। बड़ी बड़ी स्टेप होती है, उसको फॉलो यदि दवाइयाँ कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, जरूर से जरूर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा। और याद रखना, जितना कोई दवा जितना तेज घुलेगा उतना तेज हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा, काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। बीसीएस के अनुसार कोई दवा की, ठीक है, कोई दवा की तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी तथा परमेबिलिटी अच्छी होती है उतनी बायोबिलिटी होती है। याद रखना, जितना तेज बताओ कोई दवाइयाँ घुलेगी और जितना हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगी उतनी बायोबिलिटी दिखाएगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी बायोबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा पेरेंटल की होती है, मतलब जितने इंजेक्शन होते हैं उसका तुम्हारे पास बायोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब कोई पूछेगा 100% बायोबिलिटी किसकी होती है तो बताना पड़ेगा इंजेक्शन का।
ठीक। अब बार बार बोल रहे हैं गुरुदेव परमिबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज करते हैं, तब आप ये क्लासिफिकेशन तुरंत समझ जाएंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होगा, कोई दवाइयाँ जल में कितनी आसानी से घुलता उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, अब देखिए चीनी को पानी में डालते तो देखेंगे धीरे 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 डिजॉल्व हो जाता, तो वही जो घुलता है, ठीक है, जो ही घुलता है उसकी वही क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी कहलाते हैं। दोबारा बोलते हैं, कितनी दवा आसानी से जल में घुलती उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। परमिबिलिटी मतलब क्या हो गया, दवा कितनी आसानी से शरीर में इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन से होकर अवशोषित होती है उसी को परमिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, परमिबिलिटी बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, पहला तुम्हारे पास क्या होगा, हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी। ठीक है, एच पी यानी हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी। दूसरा तुम्हारे पास लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट में हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी, इधर उधर कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं। लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी होती है, ये चार में कैटेगराइज किया। गुरुदेव ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाई सॉल्युबिलिटी मतलब तेजी से घुलेगा भी और तेजी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे मस्त दवाइयाँ। हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हाई लिखा। लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिबिलिटी मतलब ये धीरे 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 घुलेगा और ये सब हमारे तुरंत शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कुछ गैस की दवाइयाँ होती जिसे सस्टेन रिलीज बोला जाता है, वो जानते हो क्या कहते हैं, हमारे शरीर में जाएगी तो बहुत धीरे 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 अपना काम करेगी। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं और इसी के जस्ट अपोजिट ये होता है, हाई सॉल्युबिलिटी बहुत तेज़ी से घुल जाएगी, बट हमारे पेट के अंदर एब्जॉर्ब जब होगी बहुत धीरे धीरे होगी। इसमें सस्टेन से पेंटाप्रोजोल वगैरह आता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास लो सॉल्युबिलिटी और लो परमिबिलिटी मतलब लो घुलबो करेगा कम और परमिबिलिटी तो ये लंबे समय तक ये वर्क करेगी, बट एक्शन इनका बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इनका एक पहला स्टेप पे आते हैं, हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमिबिलिटी। अब इसमें गुरुदेव क्या होता है, इनकी घुलनशीलता पारगम्यता दोनों अधिक होती है। इस क्लास की दवा ओरल रूप में हमारे शरीर में ली जाती है, जैसे पैरासीटामॉल जो तेजी से काम करता है, किसी को बुखार होता है तो देखेंगे यही खाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिबिलिटी, इनकी घुलनशीलता कम होती बट परमिबिलिटी अधिक होती है। यह घोलने में टाइम है, मतलब ये घुलने में क्या होता है, टाइम लगता है, जैसे आइबुप्रोफेन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिबिलिटी। दोबारा बोलते हैं, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिबिलिटी, इनकी घुलनशीलता अधिक होती है बट परमिबिलिटी क्या होती है बाबू, कम होती। फॉर एग्जांपल रेंटिडिन इसका एग्जांपल हो जाएगा, पेंटाप्रोजोल इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है लो सॉल्युबिलिटी और तुम्हारे पास लो परमिबिलिटी। ठीक, अब ये क्या होता है, इनकी घुलनशीलता भी कम होती है और इनकी परमिबिलिटी दोनों कम होती है। ठीक, इनका विशेष उपयोग क्या होता है, टेक्निक की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होती है। ठीक है, जो हार्ट वगैरह के लिए दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बीपी इन सब में प्रयोग की जाती है। ठीक, ये होगा। अब ये काहे डेवलप की जाती है, ठीक, ड्रग्स डेवलपमेंट में सहायता करती है। यही देखा जाता है कि जैसे अभी आपकी मम्मी क्या कर देती है, छोटे रहे होंगे तो चम्मच में देखेंगे ऐसे दवाइयाँ खिलाती हैं, क्यों, क्योंकि अब बताओ जल्दी से घुलेगा तो आपको चीनी डाल के पिला देती थी। तो ड्रग्स को डेवलपमेंट में सहायता करने का ये सिस्टम काम करता है। बायोएबिलिटी में सहायक होता है कि जितना ज़्यादा घुलनशील रहेगा, जितना ज़्यादा परमिबिलिटी रहेगी, उतना ज़्यादा बायोएबिलिटी रहेगी। जेनरिक ड्रग्स के लिए रेगुलेशन अप्रूवल आसान हो जाता है, जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं ना इसी कैटेगरी पे काम करती है। वो लैब में टेस्टेड होगी तो यही टेस्टेड काम की जाती है। देखिए वो देखा जाए तो तेज़ी से घुलते हैं और तेज़ी से काम करके अपना काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा हमारे पास BCS सिस्टम डी, फिर यहाँ हो गया क्लासिफिकेशन, यहाँ हो गया। इन क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए और इम्पोर्टेंट भी आपको बता दिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा है जी, कह दिया हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है और उसका यानी फंक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हॉस्पिटल क्या होता है, यदि लाइन एथिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हॉस्पिटल में बहुत सारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होने चाहिए, कितने दवाइयाँ होनी चाहिए, सब कुछ मैनेज करना इन्हीं का काम होता है। ठीक,
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है बाबू, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें दो चार आदमी नहीं होते, देखेंगे बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती हैं, बहुत सारे नर्सेस होती हैं, सफाई वाले अलग, नर्स वाले अलग, फार्मासिस्ट वाले अलग, एमबीबीएस वाले अलग, फिजिशियन अलग, सर्जन अलग, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। यह आपको हेल्थ, ठीक है, हेल्थ लिखा लिखा गुड हेल्थ केयर सर्विस तथा सर्विस वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान ये देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट के द्वारा दवा का प्रबंध कराने की जिम्मेदारी इन्हीं के लेते हैं। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, ये हेल्थ केयर सर्विस देने की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक, जैसे सर्विस वेल एजुकेटेड पर्सन के द्वारा दिया जाता है, जो बढ़िया से ट्रेंड होते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रबंध किया जाता है, और दवाओं को, ठीक है, ट्रीटमेंट के जरिए हम क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल में उपयोग करते हैं। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर सर्विस है जिसमें ड्रग्स और मेडिकल इक्विपमेंट के उपकरणों को चुनने, तैयार करने, संग्रह करने, मिश्रित करने और पेरेंट का केयर, ठीक है, पेरेंट का केयर आदि शामिल है। कहने का मतलब क्या होता है, दोबारा सुनिए। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस होता है जिसमें ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों को चुनने, तैयार करने, संग्रह करने, मिश्रित करने, ठीक है, मिश्रित करने और तुम्हारे पास लिखा पेशेंट का केयर करने की सलाह शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट हॉस्पिटल फार्मेसी पेशेंट को ड्रग्स देने, स्टोरेज करने, दवा का स्टोरेज कैसे किया जाता है, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया करने, आदि सब कुछ शामिल इसी के अंतर्गत होता है। जो कौन करता है, हमारे पास फार्मासिस्ट भाई करते हैं। हॉस्पिटल में आवश्यक फार्मासिस्ट, यदि तुम्हारे पास मान लेते 50 बेड का हॉस्पिटल है तो कम से कम 3 फार्मासिस्ट होने ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास 100 बेड के रहते तो 500, यानी 100 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो कम से कम तुम्हारे पास 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। यदि 200 बेड का है तो कम से कम 8 होने चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो हॉस्पिटल क्या होता है, इसका फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ से, अब यहाँ से मेन हॉस्पिटल का, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य क्या होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब समझते हैं कि हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर खुला रहता है उसी को हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं, बस इतना समझ। ड्रग्स को सही तरीके से वितरण करना इन्हीं की जिम्मेदारी, वितरण मतलब देना लोगों को, जैसे दवा लिखवाना है पेशेंट के डॉक्टर के द्वारा तो आपको देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में, ड्रग्स मैनेज तथा मॉनिटर, ठीक है, ड्रग्स को मैनेज करना तथा मॉनिटरिंग और प्रबंध करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, कि मॉनिटर कैसे करना, ड्रग्स को मैनेज करना, ये सब जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ड्रग्स का सही भंडारण तथा स्टॉक रखना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, कि मतलब ड्रग्स का भंडारण कैसे किया जाए, स्टोरेज कैसे किया जाए, सब कुछ जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, ड्रग्स रिलेटेड ईयर तथा साइड इफेक्ट को कम करना, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड जितना भी ईयर हो रहा है, ठीक है, उस सब को लेवल मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया हॉस्पिटल और इसके तुम्हारे पास उद्देश्य के बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन क्या होता है। न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन क्या होती है, जो नई नई दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है, उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होता है इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट, ठीक है, चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, अब इसको भाई थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट पानी पी कर आते हैं बता।
ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है भाई? ठीक है। लिख रखा ड्रग्स, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन, जैसे नई दवाइयाँ कोई बनानी है ना, तो उसको हम कैसे आवेदन करें, उसी को क्या बोला जाता है, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन बोलते हैं। कुछ आवेदन करेंगे कि सर हमें ये दवाइयाँ बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है, ये चीज़ रहेगा, तो उसका अप्रूवल मिलेगा तभी बना पाएंगे, अपने मर्जी से नहीं बताते हैं। ठीक है, बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नई दवा, ठीक है, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन एक फॉर्मल आवेदन होता है जो किसी नई दवा को मार्केट में सेल की अनुमति प्राप्त करने के लिए दी गई मंजूरी होती है। जब मंजूरी मिलेगा तभी आप दवाइयों को बेच सकते हैं, नहीं तो बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई दवा हमें मार्केट में बेचनी है। ठीक है, मार्केट में कोई दवा बेचनी है तो एक्चुअल में कैसे हम बेचेंगे, ठीक, इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, एक पम्पलेट बंटवाएंगे कि अच्छा ये दवाइयाँ ऐसे ऐसे होती हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं अप्रूवल करवाएंगे, अप्रूवल करा के तभी मार्केट में उतारेंगे, लैब टेस्ट वगैरह बहुत सारा प्रोसेस होता है तब होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया इंटरनेशनल लेवल पर लागू होती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल मतलब क्या होगा, जैसे अपने इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार देखा जाए तो इंडिया में केवल बेचना है तो आप इंडिया से अप्रूवल दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट कहीं विदेश उदेश में बेचना है तो आप वहाँ से ठीक अप्रूवल लेना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, न्यू ड्रग्स के एप्लीकेशन के लिए कुछ दस्तावेज। सबसे पहले क्लिनिकल टेस्ट के लिए प्रक्रिया, मतलब कोई दवाइयाँ बना दिए तो क्लिनिकल टेस्ट करवाएंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो होने वाला नहीं है। तो ये करने की जिम्मेदारी यही करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। ठीक है, क्लिनिकल टेस्ट के लिए प्रक्रिया ये हो गया पहला स्टेप ड्रग्स का। ठीक है, इनग्रेडिएंट मतलब दवा में क्या क्या तुम मिलाए हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम तुम मिलाए हैं, ठीक है, कॉम्बिफ्लॉन बना रहे हैं तो हमें कॉम्बिफ्लॉन मतलब आइबुप्रोफेन हो गया प्लस में पैरासीटामोल नहीं चाहिए, तो उसमें कौन कौन इंग्रेडिएंट डाले हो, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या यूज, सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर एनिमल स्टडी पर रिजल्ट, मतलब इस पे जब एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो भी बताना पड़ेगा। फार्माकोकाइनेटिक मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ये कैसे वर्क कर रही है, कितना तेज काम कर रही है, उसको भी बताना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कैसे किए हो, किस किस प्रोसेस से किए हो, पैकेजिंग बढ़िया से किए हो कि नहीं, तो ये सब यदि अच्छे से रहेगा तो न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन आगे फॉलो किया जाएगा, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी तुम्हारे पास लिख रखा है दवा सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए, जो भी दवा होना चाहिए सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होते हैं, ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए तगड़ा। ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो भी दवाइयाँ आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो बताइए मान लेते क्वालिटी कंट्रोल ना होती तो कहीं टॉक्सिक बना दे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि फार्मूलेशन और लेबलिंग उचित हुआ है कि नहीं। ठीक है, फार्मूलेशन मतलब उसमें जो मिलाया गया सही है कि नहीं, उस पर लेबलिंग सही की गई नहीं कि मैन्युफैक्चर डेट क्या है, कौन कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट मिलाया गया, कलर कैसा है, कब ये एक्सपायर होगा, वो सब चीज़ लेबल होना चाहिए उस पर अच्छे तरीके से। ठीक, ड्रग्स का, ठीक है, डोजेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा होना चाहिए, जो आपके सामने मस्त होना चाहिए तभी काम होगा। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। अब इसका अप्रूवल प्रोसीजर कैसे होता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले प्री क्लिनिक यानी क्लिनिकल क्या होगी, स्टडी होगी। ठीक है, कहने का मतलब कोई दवाइयाँ बना दी गई हैं तो पहले क्लिनिक पे जाने से पहले उसकी स्टडी की जाएगी। न्यू ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना, सब कुछ उसमें मैनेज होना चाहिए। ह्यूमन ट्रायल आपके पास होना चाहिए कि मतलब ह्यूमन पे आप ट्राई किए हैं कि नहीं, जैसे किसी एनिमल पे आप ट्राई करेंगे तभी तो मार्केट में उतारेंगे। यस सर, ठीक, अब तो भाई नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। डी यानी NDA मतलब न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन एक सूटेबल फाइल होना चाहिए। सूटेबल फाइल मतलब जैसे न्यू ड्रग्स बनाए तो एक फाइल आपके पास होना चाहिए कि ये दवाइयाँ ऐसे 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 हम बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास जैसे बायोडाटा बनवा देंगे, आपका नाम, पता, गांव, कौन कौन सा ये किए, डी फार्मा की है, BA की है, BSc की है, ये की है, वो की है, सब कुछ रहेगा। तो वही चीज़ क्या होगा, इसके बनवाने के लिए आपको एक फाइल बनवानी पड़ेगी। ठीक, रिव्यू ऑफ CDS, तुम्हारे पास क्या होता है CDCO से आप क्या रहेंगे, ठीक है, इससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे बैठा हुआ सब यही मैनेज कर रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। यदि ये देखेगा सही है तो अप्रूवल देगा, अब खराब रहेगा तो वो रिजेक्ट करके भगा देगा। ठीक है, कहेगा ये त्रुटियाँ उसको दोबारा सुधारो, फिर उसकी मॉनिटरिंग करा जाएगा। फिर डन ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स पूरी तरह से डन हो चुकी है और मार्केट में आपकी क्या हो गई, एक न्यू ड्रग्स, ठीक है, न्यू ड्रग्स बन के तैयार हो चुकी है।
इस टेप लेवल पे होता है कोई काम, ठीक है। तो ये होगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, शेड्यूल सी क्या होता है, C1 क्या होता है, एन क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल सी क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। शेड्यूल सी क्या होता है और शेड्यूल C1 क्या होता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नींद आ रही है, कोई टेंशन नहीं भाई, हमारा सर दर्द कर रहा है, हम क्या करें। अब तुम सोचो हम 8 बजे से लेक्चर ले रहे हैं, 8 बजे से 3 ढाई 3 घंटा हो, उसका फर्स्ट ईयर का लिया, सेकेंड ईयर का हो रहा है, कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। स्ट्रगल करिए भाई, ठीक है। अब सुनिए, C और C1 इसके अंतर्गत बायोलॉजिकल, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। जैसे इस शेड्यूल की दवा का मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए फार्म नंबर कितना चाहिए, 28 चाहिए। भी MCQ में पूछा गया है, शेड्यूल सी तथा C1 के लिए कौन सा फार्म चाहिए। तो क्या चाहिए बाबू, आपके सामने टोटल और टोटल यहाँ से चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर 28 नंबर। अब इसका तुम्हारे पास 2 होता है, यानी फार्म नंबर 21 का तुम्हारे पास। अब देखिए, लाइसेंस रिटेल यदि शॉप खोलते हैं तो फार्म नंबर 21 चाहिए, होलसेल खोलते हैं तो यानी फार्म नंबर 21 का बी चाहिए। यानी रिटेल क्या होता है तुम्हारे पास, जो छोटे मोटे बेचते हैं, जैसे आप खोलेंगे, ठीक, छोटे मोटे खोलेंगे तो आप काम कर लेंगे, ठीक है। बड़े लेवल पे जब खोलेंगे कि मतलब कंपनियों से आएगा पैरासीटामॉल 1-2 पत्ता नहीं आएगा, 5-10 गत्ता आएगा, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसे होलसेल बोला जाता है। तो ये फार्म नंबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 20B हो जाएगा, 21B हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती, क्या क्या आती हैं उसको बताते हैं। शेड्यूल सी के अंतर्गत ड्रग्स तुम्हारे पास कौन आते हैं, सीरा आ गया, यानी सीरम होते हैं, टॉक्सिन आते हैं, एंटीजन आते हैं, एंटी टॉक्सिन आते हैं, इसके अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं। शेड्यूल सी के अंतर्गत तुम्हारे पास दूसरा और अन्य दवाइयाँ क्या आ जाती हैं, इंसुलिन आता, सीरम प्रोटीन आता, वैक्सीन आता, हार्मोन आता, एंटीबॉडी वगैरह आती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होती है, C1 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती थोड़ा सा आयुर्वेदा लेवल पे चली जाती है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, अर्गट या अर्गट से होने वाले प्रोडक्ट, ठीक है। अर्गट तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिक प्रोसेस होता है, यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो, ठीक है। एड्रेनिल होता है, इसकी द्वारा बनाया जाता है, एड्रेलिन के द्वारा इसका बनाया जाता है, या उसके एड्रीन या एड्रीन का कोई प्रोडक्ट होता है वो प्रयोग किया जाता है। विटामिन, चाहे वो फैट सालबुल हो चाहे वाटर सालबुल हो, कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी तुम्हारे पास फिश एवर ऑयल, मतलब तुम्हारे वैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल, ये सब चीज़ होते हैं। वैक्सीन या वैक्सीन से बनी कोई दवा, यानी एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव फॉर्म में हो सकती है। तो ये शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत होने वाली दवाइयाँ हैं। और गुरुदेश में क्या पूछा था, शेड्यूल एन क्या होता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। शेड्यूल एन में कौन सी दवाइयाँ आती इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपके सामने शेड्यूल एन दिया गया है। अब शेड्यूल एन क्या होता है ध्यान से सुनिए, ठीक है। शेड्यूल एन के अंतर्गत फार्मेसी को चलाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब जैसे फार्मेसी चलाएंगे तो हमें काउंटर चाहिए, ठीक है, रैक चाहिए, उसके डिब्बा चाहिए, दवा बनाने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए, जो वही इक्विपमेंट चाहिए उसी। शेड्यूल एन इंडिया के ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत एक तुम्हारे पास क्या होगा, नियामक स्ट्रक्चर, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर को न्यूनतम मानकों को क्या कर देता है, निर्धारित करता है कि मतलब एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कैसे करना है। ये जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। लिखा है यह दवाओं को उत्पादन कैसे करना है, भंडारण कैसे करना, परीक्षण करने कैसे, SOP को कैसे फॉलो करना है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, ठीक है। इसको कैसे दवाइयाँ स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है, उसको फॉलो कैसे करना ये बताता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रक्त यानी निर्माण स्थल पर उचित स्थान है कि नहीं, मतलब जो दवाइयाँ बनाई जा रही वहाँ पर प्रॉपर जगह है कि नहीं, कंटामिनेशन का चांस नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन हवादार कमरा होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, क्लीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब यदि रहेगा तो हमारे पास शेड्यूल एन की दवाइयाँ फॉलो करवा सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे तुम्हारे पास इसका, ठीक है, आप यानी पीपेट हो गया, सीजर हो गया, वेटिंग मशीन हो गया, ऑपरेटिंग डिस्क हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तुम्हारे पास शेड्यूल एन हो गया और उसका की कुछ पॉइंट हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ अब, गिव द ऑफेंस एंड पिलांती अंडर द नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस 1985, मतलब यदि आप ये दवाइयाँ बेचते हैं तो आपको पिलांती कितनी लगेगी इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब पिलांती तो भैया इसमें तो ठीक है हो जाता है कुछ
फेल मेल। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, देखिए लिख रखा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत। अब ये क्या होता, कैसे होता, ध्यान से सुनिए। अब होता कैसे है देखिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले समझिए नारकोटिक तथा साइकोटिक ऐसे सब्सटेंस जैसे मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया। अब बताओ इसको कोई खा लेगा या वैसे भी फालतू में यदि बेचेंगे तो तो कोई खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए रूल बना दिया गया कि इस कौन कौन बेच सकता है, ठीक है, कौन कौन बेच सकता, कितनी अमाउंट में बेच सकता, वो सब निर्धारित कर दिया गया है। तो क्या लिख रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने कानून जैसे ओपियम एक्ट 1878 और अफीम अधिनियम 1878, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 और 20 और तुम्हारे पास शेष को बहुत पहले लागू किया गया था। ठीक है, पहले इसमें लागू कर दिया गया था कि आप अफीम का खेती नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको सरकार को ब्यौरा देना पड़ेगा। ठीक है, भारत सरकार पुराने अधिनियमों को निरस्त करके, ठीक है, निरस्त करके नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 पारित किया गया था, मतलब लागू कर दिया था। ठीक, अब ये एक्ट देखा जाए तो यह एक्ट कितना हुआ था, यानी 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया था। कब, 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया था। तो ये हो गया इसके एक्ट के बारे में। इसका एक्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, तो लिखा है नारकोटिक ड्रग्स का, ठीक है, के उपयोग और कब्जे से संबंधी कानूनों को यानी संशोधित और एकत्रित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कहने का मतलब ये इस कैटेगरी की दवा बेचेंगे तो कानून आपको क्या कर देगा, तुरंत पकड़ लेगी। ठीक है, यदि आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो। नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका सेल करना, यूज करना, ठीक है, अब व्यवस्था स्थापित करना, सब कुछ क्या होती है, नारकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत होती है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल इंपोर्ट पर कंट्रोल तथा चेक रेगुलेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इंटरनेशनल इंपोर्ट मतलब क्या होगा, जैसे आपको कोई भी नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग किसी एक देश से दूसरे देश से बेचना है या कुछ करना है या चेक करवाना, रेगुलेशन करना, सब कुछ जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी की एक्ट के तहत होती है। अब यदि सब ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पिलांती वगैरह कितनी लग सकती है। इस एक्ट में देखा जाता है रूल और एक्ट का उल्लंघन करने पर आपको 10 से लेकर 20 साल की जेल हो सकती है। यदि नारकोटिक और यानी नारकोटिक ड्रग्स का अवैध आयात और निर्यात करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो 1 से लेकर 2 लाख की फाइन लग सकती है। ठीक है, भांग हो गया, गांजा के पौधों से संबंधी उल्लंघन करते हैं, मतलब यदि आप एक तो पौधा लगाना नहीं पड़ेगा, लगाएंगे तो आपको सरकार को ब्यौरा देना पड़ेगा, तो 50,000 से लेकर यानी 50,000 जुर्माना, 5 साल जेल हो सकती है। लाइसेंस और परमिट न होने पर तब भी बेचना, मान लेते तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं तब बेच रहे हो तो 30 से यानी तुम्हारे पास 3 वर्ष की जेल हो जाएगी, प्लस में 20 यानी 10,000 क्या होगा तुम्हारे पास फाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने एक्सपेरिमेंट में तोड़ दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब शॉर्ट आते हैं। ठीक, शॉर्ट में क्या दे रखा, ध्यान से आप सुनिए। शॉर्ट में पहला क्वेश्चन क्या पूछा, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी क्या होती है, ठीक है, अब इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिख रखा है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1931 में नियुक्त की गई थी। मतलब ये ड्रग्स की इंक्वायरी करेंगे कि मतलब ड्रग्स में कोई तो इम्प्योरिटी नहीं है, अशुद्धियाँ तो नहीं है, शुद्ध है कि नहीं, सही से बेच रहे हैं कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, ये सब कुछ जानकारी को इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बैठाई जाएगी जिसे हम ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। ये कब की गई थी, 1931 में की गई थी। ठीक, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी आर्यन चोपड़ा जी थे, मतलब इस समय उस हमारे पास क्या थे, इन्होंने किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, DEC को चोपड़ा समिति के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके ये अध्यक्ष थे उस टाइम। ठीक है, इस कमेटी का मेन उद्देश्य ड्रग्स की जांच, निर्माण, आयात, वितरण, ड्रग्स का सेल आदि को कंट्रोल करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। क्या क्या था, सबसे पहले देखिए ध्यान से। ठीक है, लिख रखा है इस कमेटी का मेन उद्देश्य ड्रग्स की जांच करना, निर्यात, ठीक है, निर्माण करना, आयात करना, वितरण करना, ड्रग्स का सेल करना आदि सब कुछ कंट्रोल होता है, इसी के अंतर्गत होता है।
ठीक है। डीईसी के सिफारिश मतलब इसके तुम्हारे पास कौन कौन से सिफारिश होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल काउंसलिंग, ठीक है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसलिंग और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग की स्थापना यही के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये करते क्या है, ये पेशावरों, ठीक है, पेशेवरों और शिक्षा प्रशिक्षण की देख रेख करनी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब कोई पेशावर मतलब समझते हो, जैसे कोई दवाइयाँ बना रहा है तो उससे प्रॉपर एजुकेशन है कि नहीं, उसका प्रशिक्षण करना, उसका देख रेख करना, सब कुछ जिम्मेदारी किसकी होती है, यही ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी की होती है। रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उस सबको नोट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में ड्रग्स कंट्रोल सिस्टम की स्थापना करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ताकि अब ये करने का, ये यदि स्थापना हो गई है ताकि ड्रग्स का कोई मैन्युफैक्चर सिस्टमेटिक मैनर से करे, वितरण ईटीसी को उचित नियंत्रित करना किया जा सके, करना यानी उचित नियंत्रण रखा जा सके। रखना मतलब क्या होगा, जैसे अब दवा बना रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि नहीं, उसको फॉलो कराना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वितरण सही से हो रहा है कि नहीं, इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ यही मैनेज कहते हैं। वेल एजुकेटेड स्किल स्टाफ होने चाहिए। स्पेशलिस्ट को एक 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 करके सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी की स्थापना, ठीक है, होनी चाहिए। करने का मतलब कोई भी दवाइयाँ जो बना दिए हैं तो आपको वो लैब में जाके अच्छे तरीके से, ठीक है, लैब में जाके अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, टेस्टेड होना है, तभी वो मार्केट में आएगी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी के तहत। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा हुआ जी, कह दिया है ड्यूटी ऑफ पीसीआई इंस्पेक्टर, यानी पीसीआई इंस्पेक्टर क्या होता है, यानी फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंस्पेक्टर क्या होता है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। अब इनकी ड्यूटी पावर वगैरह क्या होती है, ड्यूटी केवल पूछा हुआ था, बस काम खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने लिख रखा पीसीआई इंस्पेक्टर क्या होता है, तो लिख रखा तुम्हारे पास पीसीआई निरीक्षक भारत में फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं, ये इंस्पेक्टर होते हैं। देखिए, ड्रग्स इंस्पेक्टर अलग होते हैं, ये पीसीआई इंस्पेक्टर करते क्या है, जैसे किसी कॉलेज में जाएंगे तो प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, कैसे मैनर में सब काम कर रहे हैं कि नहीं, कितने स्टूडेंट हैं, क्या सब कहीं तो फीस तो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो ये सबको मैनेज करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या लिखा, पीसीआई निरीक्षक भारत में फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, यानी मतलब जो पढ़ाई की क्वालिटी है, सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये निरीक्षक फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये निरीक्षक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कार्य करते हैं। ठीक है, 1948 के तहत कार्य करते हैं। इनकी ड्यूटी क्या होती है, इंस्टीट्यूट को प्रॉपर निरीक्षण करना, मतलब जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बने उसको निरीक्षण करना कि एजुकेशन सही से हो रहा है कि नहीं, कॉलेज व्यवस्था सही से है कि नहीं, ये सब करना। कॉलेज की सुविधा की जांच करना कि पढ़ाई हो रही कि नहीं, कि केवल अप्रूवल दे दिया गया है, टीचर वह नहीं है और लड़के क्या कर रहे हैं, नाम लिखा घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कैसी हो रही है, लैब कैसा है, लेबोरेटरी कैसी है, कंप्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं, प्रॉपर मशीन की व्यवस्था है कि नहीं सीखने के लिए, ये सारी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। जो कौन चेक करता है, यही चेक करते हैं। रिपोर्ट तैयार करना और जांच के बाद सही रिपोर्ट तैयार करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। यदि देखिए, अब तो भाई वो अलग बात है, अंदर से कोई पैसा दे देगा तो काम हो जाएगा, इंडिया में सब वही चलता है। ठीक है, फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में सहायता, मतलब आप देखिए, यदि फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है तो इनसे आप शिकायत कर सकते हैं। सही तथा नकल विहीन एग्जाम कराना, मतलब सही तरीके से, इस तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सब गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जा रहा है कि ये तुम्हारे पास नकल हो 0% हो, ठीक है, ना के बराबर। तो ये तुम्हारे पास कौन थे, पीसीआई क्या होती, इंस्पेक्टर, और ड्यूटी वगैरह सब हमने देख लिया। राइट ए नोट ऑन द एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन मतलब पीसीआई के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ कौन कंट्रोल करता है, इन सब की कंट्रोल करने की जिम्मेदारी यहीं पर होती है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि रहा एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन को अपने इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, पीसीआई करती है। तो पीसीआई क्या होती है, इसका थोड़ा काम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो पीसीआई क्या होती है आपके सामने दिया गया। पीसीआई जिसे हम फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कहते हैं, ये एक संस्था है जो भारत में फार्मेसी एजुकेशन, वही क्वेश्चन पूछा, फार्मेसी एजुकेशन रजिस्ट्रेशन के मानकों को निर्धारित कौन करता है, यही करती है। ठीक है, पीसीआई को बनाया गया है, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बनाया गया। पहली बार सन 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया था। कब, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया था। हर 5 साल बाद इसे क्या कर दिया जाता है, पुनः अमेंडेंट किया जाता, सुधारा जाता है। अब इनका काम क्या होता है आपके सामने दिखा गया है। इनका काम क्या होता है, एजुकेशन यानी पैटर्न को डिजाइन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। यानी फॉरेन क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो कोई दूसरे देश से आ रहा है पढ़ के, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अपने यहाँ एक एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, और एग्जाम में पास हो जाएगा तो अपने यहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना देंगे। ठीक, नेक्स्ट में फार्मासिस्ट का, ठीक है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर किया जा सकता है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, फार्मासिस्ट को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि कितना कैसे काम होगा। ठीक है, तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होती है, चौथा नंबर क्वेश्चन। स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होती है, इसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ से। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के बारे में तो ये लिख रखा है स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, नाम से ही पता है स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग मतलब ये स्टेट लेवल पे क्या करेंगे, काउंसलिंग कर रहे हैं कि दवाइयाँ सही से बिक रही हैं कि नहीं, फार्मासिस्ट रजिस्टर हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ इसी के अंतर्गत आता है। तो क्या लिख रखा है, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग हर राज्य में होते हैं। क्या होते हैं, हर राज्य में होते हैं, जो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। फार्मेसी काउंसलिंग देखा जाए तो हर एक स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य फंक्शन स्टेट लेवल पर यानी क्या होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो तुम्हारे पास फार्मासिस्ट है, यदि जितनी दुकानें खोली गई हैं डीआई से पूछ के मैनेज करेंगे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सब रजिस्टर है कि नहीं, ये सब कुछ मैनेज इसी में काम करता है। इनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, स्टेट लेवल पर सभी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना इन्हीं का काम होता है। रिन्यूअल करना मतलब तुम्हारे पास क्यों, क्योंकि हर साल क्या होता है, रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो उनका रिन्यूअल कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एजुकेशन प्रोग्राम को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें गठन में कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ईएक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इनका काम क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग लेवल पर निरीक्षण करना इन्हीं की जिम्मेदारी, किसकी, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग की होती है। रजिस्ट्रेशन के नाम हटाना मतलब मान लेते रजिस्ट्रेशन कोई करवा लिया, सही से काम तो नहीं कर रहा तो उसको हटा देना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। लिखा, मेंटेन द ऑल रजिस्टर मतलब जितने भी तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सबको मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ काम ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, गठन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और यहाँ से सामने ऊपर लिख दिया गया है। ठीक, पाँचवा हो ही दिया, छठवें पे सीधे चलते हैं, छठवां काट दिया गया, सातवें चलते हैं भाई। कंज्यूमर राइट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक तुम्हारे पास कोई, ठीक है, कस्टमर है तो उसकी राइट, उसके लिए सही क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सामने दिए लिखा गया, एक कंज्यूमर को उनकी क्या है, एक कंज्यूमर को किन अधिकारों की सुरक्षा मिलती है और बदले में उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1900, ठीक है, 2019 में लागू किया गया था। मतलब क्या होता है, देखिए अभी ऐड आता ना, देखो जागो ग्राहक जागो, कि मतलब कहते हैं कोई भी दवा आप एक्सपायरी डेट से पहले ले सकते हैं। ठीक है, यदि एक्सपायर है तो नहीं ले सकते, कोई बेच भी नहीं सकता है। उसके साथ साथ कोई दवाइयाँ मान लेते पीएम यानी आरपीएम से एमआरपी से ज़्यादा कोई बेचता है तो भी आप उस पर पेनाल्टी लगवा सकते हैं।
तो वो सब एक्ट, आपका अधिकार क्या है, सुरक्षा क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए इंडिया में एक एक्ट लगा दिएगा, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लागू किया गया था। इनका में अब कंज्यूमर राइट क्या होता है, राइट टू सेफ्टी, मतलब जो भी प्रोडक्ट, दवाइयाँ कुछ भी ले रहा हूँ वो सेफ होना चाहिए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लिख रखा प्रोडक्ट या यानी ड्रग्स की सूचना का अधिकार, मतलब कौन सी दवाइयाँ हैं, कितनी क्वांटिटी में है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से बना, सब कुछ देखेंगे, उस पर लिखा रहता है। कोई भी पन्नी तुम उठा कर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम आते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे पास है। ठीक है, दवा का सही चयन आपकी जिम्मेदारी बनती है, दवा का सही चयन भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में देखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड पीलेट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, ये पीलेट है। तब होता क्या, अब ये देखा जाए तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा ब्यौरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका लिखा नहीं है क्या भाई इस पर, हाँ देखो सिनोकेम की कंपनी से लिखा गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ कितना अमाउंट में है, यानी एस्टेन 97%, आर्सिन 0.004% है, क्लोरीन देखा जाए 0.1% है, हैवी मेटल 0.1% है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कितने ग्राम में है, सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। और वेट लिखा गया, इसका MRP एक लिखा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ दिया गया, ठीक है पर्चा दिया गया था, उस पर बना दिया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ देखो अच्छे से लिखा होता है कि किस कंपनी से, देखो सिनोकिन फाइन केमिकल कंपनी से होता है। तो ये सब देख सकते हैं, यदि मान लेते खराब निकले तो आपका अधिकार है, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ड्रग्स का सही चयन आप कर सकते हैं। दवा का संपूर्ण जानकारी का अधिकार है, कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका संपूर्ण जानकारी आपका अधिकार है, तभी आप खरीदेंगे। अब उसमें कोई पे वो कहता है, जैसे अभी देख खरीदने जाते हैं ना, तो पूरा देख दिखवाते हैं कि भाई सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, या वो सब यदि नहीं फॉलो करेगा, ठीक, उसको हम रिजेक्ट, उसकी दुकान पे एप्लीकेशन डलवा सकते हैं और उसे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो सकती है उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए दिक्कत हो सकती है। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सही जानकारी लेना, कोई भी प्रोडक्ट का सही जानकारी लेना, बिल लेना, मतलब याद रखना बिल लिखना और संभाल कर उसे रखना। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो बिल पे लिखा रहता है ना कि 1 साल 2 साल 4 साल गारंटी है, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हो, उसे रिप्लेसमेंट अथवा वारंटी रहेगा तो उसके अंतर बनवा सकते हैं। मूल्य तथा गुणवत्ता की तुलना करना, बोलना कि भैया यहाँ उनके यहाँ मूल्य इतना है, तुम इतना बेच रहे हो, तो उन सबको तुलना तुम कर सकते, कोई दुकानदार नहीं आपको मना कर सकता। मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट की जांच करना सबसे पहला काम होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहाँ चला गया है, ठीक है राइट है। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, इसको भी हम मेंशन कर देंगे PDF में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, मेजर फंक्शन ऑफ CDCO। CDCO का तुम्हें क्या करना है, मेन काम लिखना पड़ेगा। देखिए बार बार बोल रहे थे CDCO आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भाई आप अच्छे तरीके से सुनिए। ठीक है, अच्छे से सुन लेंगे तभी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। CDCO मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने फुल नेम लिख दिया। देखिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDCO बोला जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, CDCO एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती, क्या होती है, CDCO एक नेशनल, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। यह मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत तुम्हारे पास कितने मेंबर होते हैं, यानी 379 मेंबर होते हैं। कितने, 379 मेंबर होते हैं। CDCO एक संस्था होती जो नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पर दवा की क्वालिटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी करते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं, CDCO, ठीक है, एक संस्था होती जो नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे दवा की क्वालिटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक, अब क्या कर देते हैं, अभी होता देखिए नाम से ही पता, सेंट्रल लेवल पे दवा की स्टैंडर्ड कहते हैं बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी का कपड़ा ले बड़ा। तो उसी तरह से ड्रग्स की जो तुम्हारे पास है क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको कंट्रोल करते हैं। नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे सब कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए दवा के रिलेटेड विशेष सलाह प्रदान की जाती है। ठीक है, CDCO और राज्य विनायक, ठीक है, राज्य नियामक मिलाकर दवा, रक्त प्रोडक्ट, ठीक है, यानी उत्पाद, टीका जो तुम्हारे पास होता है, वैक्सीन, सीरा के लिए लाइसेंस प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब जब आपको दवा लेना है तो DI के पास जाएंगे, DI क्या करेगा, इससे पूछेगा तभी अप्रूवल करेगा। ठीक है, तब काम होगा।
ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, या पॉलिसी को प्रोसीजर करने की बनाते हैं, पॉलिसी लिखा पॉलिसी तथा प्रोसीजर करने के लिए बहुत सारे, जैसे ड्रग्स हो गया, कॉस्मेटिक एक्ट, रूल वगैरह कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे काम करना, सब कुछ जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह दवा, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है, दवा, कॉस्मेटिक तथा अन्य प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड को सेट करना, कि मतलब दवा का स्टैंडर्ड लेवल कितना होना चाहिए, उसको सेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, अब क्या लिख रखा है नेक्स्ट में तुम्हारे पास, क्या बोल दिया बाबू, ठीक है, दवा होगा, कॉस्मेटिक तथा अन्य प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट करना ही करते हैं, दवा का इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट और अप्रूवल करना, कंट्रोल करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। टेस्ट और लाइसेंस कर, यानी जो तुम्हारे पास दवाइयाँ दी गई उसको लाइसेंस को टेस्ट करना, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत होता है। तो इनका ये मेन सब कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा, एक बार कंफर्म कर देना ब्रदर्स, आवाज़ प्रॉपर जा रही है कि नहीं। ठीक है, यस आर नो में एक बार बता देना। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पर देखिए, ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोमेडिकल वेस्टेज प्रोडक्ट प्रोसीजर क्या होता है, इसको आपको मेंशन कर दिया जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, एक्सप्लेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972, मतलब कोई फीमेल चाहती है कि अपना एबॉर्शन कराने के लिए, तो कितना तुम्हारे पास क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। 11वां नंबर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तुम पहले समझते हो, कोई फीमेल, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गए, अब उसको उस बच्चे को नहीं रखना है तो अपने शरीर से क्या करेगी, एबॉर्शन करवा लेगी, कि दवा खा के बाहर निकाल देगी। तो जो बाहर निकाला जाता है उसी को टर्मिनेशन बोला जाता है। तो इसके लिए क्या क्या रूल लगाया गया, कितना कितना स्टेप में होगा ना, तो देखेंगे अभी। नहीं तो कितने लोग होते हैं ना, जांच करवा लेते हैं, किसका बोलते हैं, ठीक है, ड्रग्स से जो उससे जांच करवाते हैं, क्या बोला जाता है जी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। देखेंगे अल्ट्रासाउंड पे लिखा रहता है ना, साफ साफ लिखा रहता है, भ्रूण का जांच करवाना कानूनन अपराध है। ठीक है, तो उससे दिक्कत हो सकती है। गर्भ समापन चिकित्सा अधिनियम 1971 भारत में सुरक्षित और, ठीक है, कानूनी तरीके से गर्भ में समापन, ठीक है, की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। मतलब गर्भ को समाप्त करना, उसके लिए एक अनुमति लगाया गया जो इस एक्ट के तहत काम करते हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये तुम्हारे पास थोड़ा सा दिक्कत में था। इनका मेन उद्देश्य क्या होता, अनसेफ एबॉर्शन और मात्र मत जो मम्मी मर जाती थी उनको असुरक्षित तथा गर्भपात को रोकने के लिए किया गया था। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तुम्हारे पास देखा जाए तो मात्र मृत्यु, ठीक है, जो मदर देखा जाए तो मर जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लास्ट स्टेज पे कराएंगे तो बहुत सारा केस हमने ये देखा है भाई, डेथ हो जाती है, ब्लीडिंग बड़ी तगड़ी होती है जब एबॉर्शन करवाते हैं, तो उससे दिक्कतें हो जा सकती हैं। एबॉर्शन सर्विस को लीगल बनाना, ठीक है, एबॉर्शन सर्विस को लीगल, देखा जाए बहुत सारे लोग क्या अनलीगल काम करते हैं, तो उसको लीगल बनाने की जिम्मेदारी होती है। लिखा वोमेन को सेफ तथा गर्भपात, ठीक है, सेवाओं तक पहुँचे को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। यह मेडिकल बिजनेस को, ठीक है, ये मेडिकल बिजनेस को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, जिससे, ठीक है, जिन्हें अन्यथा लिख रखा, अन्यथा लिखा इंडियन पैनल कोड, यानी सेक्शन, इंडियन पैनल कोड सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास कितना 315 316 के तहत दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारे लोग इसका बिजनेस बना लिए हैं कि अल्ट्रासाउंड यदि करवाएंगे, आपका ये भ्रूण जांच होगा तो 5,000 8,000 10,000 6,000 इतना लेंगे, तो बिजनेस बना दिया गया। और बहुत सारे लोग होते हैं कि हॉस्पिटल में एबॉर्शन कराओगे, ठीक है, हॉस्पिटल में एबॉर्शन कराओगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सेक्शन लगाएगा 19, यानी कितना 315 316 के तहत आपको दंडित किया जाएगा, जिससे आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक, कंडीशन टू टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अलाउ, कौन कौन सा कंडीशन है, ये वुमेन के, ठीक है, औरत की, ठीक है, एबॉर्शन करा सकती है, जिससे, ठीक है, जिससे वुमेन को, ठीक है, यानी औरतों को फिजिकल मेंटल हेल्थ में रिस्क हो, तब करा सकती है जैसे उसके पेट में बच्चा है तो उसका हेल्थ सही से नहीं, ठीक है, ठीक से हेल्थ ही सही नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है या कोई रिस्क है तो उसको दिक्कत आ सकती है बाद में, तब एबॉर्शन करा सकती है कोई भी फीमेल।
यदि माँ के पेट में बच्चा की बॉडी सही से नहीं फार्म हुई है, मतलब उसके पेट में बच्चा है बट सही से उसका फार्मेशन नहीं हो रहा, खराब हो रखा है, ठीक है, कई कारण बाद किसी के लूज लंगड़ पैदा हो जाते हैं ना, तो उसको पहले डिटेक्ट करके खराब से अबॉर्शन करा सकते हैं। वोमेन प्रेग्नेंट रेप के कारण, जैसे कोई तुम्हारे पास फीमेल है, उसको नहीं पता था कि एक्चुअल में हम प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, तो किसी अनवांटेड तुम्हारे पास ऐसे पर्सन को जो रेप हो कारण से, तब भी आप अबॉर्शन करा सकते, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हारे पास सीमा क्या होनी चाहिए, मतलब एक लिमिटेशन होती है, उसी के अंदर आपको करना रहेगा। यदि महिला टर्मिनेशन चाहती है तो प्रेगनेंसी अंडर तुम्हारे पास 20 सप्ताह से पहले होना चाहिए, या कंट्रासेप्टिक फेल हो गया हो, टर्मिनेशन लीगल होना चाहिए, मतलब वो औरत ऑलरेडी कंट्रासेप्टिक खा ली, जैसे बहुत सारे नहीं पिलाते हैं अनवांटेड किट वगैरह आते हैं, वो यदि फीमेल खा ली है और फेल हो गया, ब्लडिंग तगड़ा हो रही बट बेबी नहीं निकल रहा, तो उस समय अबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। यदि लड़की अंडर 18 ईयर है, मतलब 18 साल से कम है, तो गार्जियन वोबर्सन क्या कर सकते हैं, गार्जियन वोबर्सन चाहते हैं तो लिखित अप्रूवल होना चाहिए, फिर पूरा कागज बनेगा तब टर्मिनेशन करवा सकते हैं। कहाँ पर हम करा सकते हैं, धारा के तहत, धारा 4 के तहत कहाँ करा सकते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे बट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। अन्य जगह जहाँ प्रेगनेंसी टर्मिनल होता है लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। अब यदि मान लेते कोई बात नहीं मानता तो क्या ले, ये केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, ठीक है। रेप विक्टिम के लिए 24 वीक, मतलब 20 से लेकर 24 माना जाता है। पेशेंट को अनुमति होनी चाहिए, पेशेंट की जितनी भी हिस्ट्री होनी चाहिए सब कुछ गोपनीय होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब नहीं मानेंगे तो इसके लिए फाइन 1,000 है, 1 साल जेल हो सकती है, लाखों लाखों में लोग फाइन लगवा देते भाई, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके बारे में। नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछा है जी, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के लिए जनरल रिक्वायरमेंट आपको पास क्या होना चाहिए, 12 नंबर पेज दिया गया, ठीक है। कोई मान तो ब्लड बैंक खोलते हैं तो आपको जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आपके सामने ये लिखा गया है, ठीक है। ये लिखा गया ब्लड बैंक के बारे में। अब ब्लड बैंक क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ ब्लड को, जैसे रुपया होता है ना, ठीक है, जैसे बैंक होता है जहाँ पर पैसा जमा किया जाता है, उसी तरह से ब्लड बैंक होता है जहाँ पर हम ब्लड को बैंक करते हैं, जब जो रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से हम ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो लिखा ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ खून को एकत्र किया जाता है, क्या कर देते हैं, खून को एकत्र किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता, संग्रह किया जाता, जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाता, उसी को ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ब्लड का कलेक्शन करना, रक्त का परीक्षण करना कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये सब मैनेज करना, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप में चेक करना, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या है, वो सब मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ब्लड कंपोनेंट को अलग करना, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति आए उसको केवल प्लाज्मा चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ब्लड कंपोनेंट को अलग कर देंगे, उसको केवल सीरम चाहिए, आरबीसी का या कुछ चाहिए, या प्लाज्मा चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, तो इसी मेथड के द्वारा हम क्या कर देते हैं, अलग करके रखते हैं, उसे दे देते हैं। स्टोरेज कंडीशन, यानी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए। यदि ब्लड बैंक खोलते तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया जगह होना चाहिए, मेडिकल स्टॉक प्रॉपर वेल डेवलप होना चाहिए। लिखा तुम्हारे पास ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए, जो ब्लड का कलेक्शन होना चाहिए वो इक्विपमेंट होना चाहिए, हेलो भाई, ठीक है। लाइसेंस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, जितने भी तुम्हारे पास रिक्वायर ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तब ब्लड बैंक आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्लड बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा बाबू, यानी क्या देखा, राइट नोट ऑन द, ठीक है, राइट नोट ऑन द तुम्हारे पास है, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तब ये क्या, ठीक है, ऐसे इसेंशियल मेडिसिन मतलब क्या होती है, आवश्यक दवाएं, ठीक है। सरकार के द्वारा एक ब्यौरा बना दिया जाता है कि गरीब तबकों के लोग के लिए ये दवाइयाँ हॉस्पिटल में होनी ही होनी चाहिए, तो उसे इसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एक आवश्यक दवाओं की सूची है जो WHO के द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये क्या कर देती है, इसेंशियल ड्रग्स वे होते हैं जो अधिक पॉपुलेशन वाले एरिया में हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं आपके एरिया में छोटा सा हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल उस एरिया में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं और उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर होनी चाहिए, कंपलसरी, मतलब एकदम आवश्यक होनी चाहिए, उसी को इसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं।
एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 384 ड्रग्स शामिल है। उसमें से 34 न्यू ड्रग्स ऐडेड किए गए हैं, 34 नया ड्रग्स ऐड किया गया, 26 को डिलीट किया गया। कितने? 26 को डिलीट किया गया, 34 को नया ड्रग्स ऐड किया गया है। ये इसेंशियल ड्रग्स है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले प्राइमरी डिजीज को सुरक्षित तथा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। रेशनल ड्रग्स का उपयोग की बढ़ावा देना, मतलब जितने भी तुम्हारे पास रेशनल ड्रग्स होती हैं उसके उपयोग को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। किसी कंट्री के अवेलेबल हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देना, मतलब देखिए कि कोई देश है, क्योंकि जितने भी पॉपुलेशन है, जितने गरीब तबके के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट करेंगे तभी हमारा देश उन्नत की तरफ भागेगा। ठीक है। तो उस कंट्री में अवेलेबल जितने भी उपलब्ध हैं हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देना इसेंशियल ड्रग्स से ही होगा। ठीक है। क्या हो गया? मार्केट में दवा का उपलब्धता मेंटेन कराना नेशनल इसेंशियल ड्रग्स की व्यवस्था होती है। ठीक है। तो ये आपके सामने इसेंशियल ड्रग्स क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हमने यहाँ से बता दिया है। नेक्स्ट गुरुदेव क्या पूछा? पॉइजन क्या होता है, पॉइजन की लिस्टिंग क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। यानी पॉइजन पहले बताना पड़ेगा, पॉइजन क्या होता है। ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट चलाया गया जिसे पॉइजन एक्ट बोलते थे। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं पॉइजन एक्ट वगैरह क्या होती है। पहले पॉइजन एक खराब पदार्थ होता है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण खराब पदार्थ होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आदमी को कोई खा ले, ठीक है, तो उसकी डेथ पक्की हो जाती है कभी कभी। ठीक है। यदि अब इसमें क्या करते हैं, पॉइजन को आयात निर्यात सेल आदि को मेंटेन करने, ठीक है, मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास 3 सितंबर 1919 में पॉइजन एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? एक्चुअली पॉइजन एक्ट लाया गया था। इस रूल को इंडिया के प्रत्येक राज्य में फॉलो किया जाता है। ठीक है। जैसे कहने का मतलब अभी जहर खरीदने जाएंगे, जैसे सेल्फास खरीदने जाएंगे तो दुकान पे पूछा जाएगा, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाएगा, औरतों को नहीं दिया जाएगा, यानी गार्जियन को दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पॉइजन को सेल करना, कंट्रोल करना, इंपोर्ट, ठीक है, जैसे पॉइजन को सेल करना है, कंट्रोल करना, इंपोर्ट आदि को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेगुलेट करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। मतलब जो सेंट्रल जो तुम्हारे पास गवर्नमेंट होते हैं, इंपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे जो देश आ रहे हैं, जा रहे हैं, पॉइजन कितने आ रहे हैं उस सब भी कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में सेल का पूरा रिकॉर्ड रखती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते गोरखपुर जिला में आप रह रहे हैं, ठीक, गोरखपुर जिला में रह रहे हैं तो गोरखपुर जिला में कितना कितना किस जगह पॉइजन बिक रहा है, सब एक लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। किस दुकान पे बिक रहा, कैसे बिक रहा, सब कुछ लिस्टिंग होनी चाहिए, उसी के तहत अपना काम होता है। ठीक है। अब मान लेते कोई बंदा नहीं मानता तो उसके लिए बहुत सारी पिलांती वगैरह रखी गई है। इस अधिनियम में कहा गया है कि कोई व्यक्ति या संस्था जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यानी पॉइजन का आयात और निर्यात का उल्लंघन करने पर दंडनीय होना चाहिए। 3 महीने का जेल हो जाएगा, कम से कम 500 जुर्माना हो जाएगा। इतना कम से कम जुर्माना कौन लगाता है जी। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है। अब पॉइजन लिस्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास कुछ कॉमन होते हैं, जैसे तुम्हारे पास आर्सेनिक हो गया, साइनाइड हो गया, मरकरी, ये सब मेटल तुम्हारे पास साइनाइड होते हैं, मेटेलिक साइनाइड होते हैं। कुछ प्लांट से निकलते हैं, जैसे रेसिन हो गया, एकोनिटीन हो गया, कॉल्चिसिन हो गया, तो ये सब प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी स्नेक बाइट कर जाते हैं। ठीक है। स्नेक वेनम हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है, मक्खियाँ हो गई, ये सबसे तुम्हारे पास दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ये हो गया आपके सामने। में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कहाँ पर चले आए हैं, पॉइजन एक्ट, यानी कह दिया तुम्हारे पास। इसमें आ जाते हैं, क्या पूछा है जी, फूड यानी फसाई के बारे में पूरा डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो फसाई क्या होती है, कैसे आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो फसाई क्या होती है, रोला फसाई, डॉक्यूमेंट क्या होता है, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो फसाई क्या होती है, इसे हम नॉर्मल इसका फुल नेम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है। फसाई क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल नेम होता है। ये क्या कर देती है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोनोमस हिस्सा होता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत फूड बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, फूड की सेफ्टी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, सबको सुनिश्चित करना, यही फसाई कहती है। ठीक है। अब इसकी तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, बहुत तगड़े तगड़े। ठीक है। खराब खराब क्वालिटी के सामान बेच रहे हैं, फसाई क्या पता नहीं बैठे बैठे क्या कर रही है। इसका रोल क्या होता है, फूड आइटम मानकों को तय करना, मतलब कोई चीज़ बना रहे हो तो उसके मानक होता है ना कि इतना इतना अमाउंट में ये चीज़ डाल सकते हो, उसको तय करना इनकी जिम्मेदारी होती है। फूड बिजनेस करना, रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस करना, सब फसाई करता है। फूड को चेक करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, सही है कि नहीं, ये सब मेंटेन करना फसाई ही करता है।
फूड सेफ्टी रूल को लागू करना इन्हीं के काम होता है। फूड सेफ्टी को रूल मतलब फूड को कैसे सेव करना है, ठीक है, रोड पे बेच रहे हैं तब कोई भी फूड आइटम तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, सब कुछ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी यही फसाई होती है। अब आते हैं तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पे क्या होना चाहिए यदि आप फसाई का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर लाइसेंस लिख देना, ठीक है। यानी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस, यानी क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक अप्रूव यानी आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए। फुल एड्रेस होना चाहिए। बिजनेस एड्रेस मतलब तुम कहाँ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसका पूरा, क्योंकि जांच करने जाएंगे किस नाम से तुम खोल रहे हो कंपनी वगैरह, तो उसका भी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉपर फोटो होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, तब जब आपका काम होगा तो उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। देखेंगे फसाई नंबर होता है हर एक आइटम पे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फूड आइटम है कि नहीं, पार्ले उर्ले रहेगा, सब पे फसाई आइटम होता है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है, यहाँ पर है या नहीं, ठीक है। ये हो गया फसाई के बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, फूड स्टोरेज तो काट देते हैं, एक्सप्लेन दैट, ठीक है, प्राइस कंट्रोल, ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल आर यानी ऑर्डर होता है जिसे डीपीसीओ बोलते हैं, 2013 के तहत काम किया जाता है। इसको अच्छे से तुम्हें क्या कर देना है, काम कर देना है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 10 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है जी, ये अच्छा इसके बारे में पूछा हुआ, चलो इसको एड्रेस वगैरह बता देते हैं अच्छे तरीके से। प्लस में इसमें क्या पूछा हुआ है, हरे कृष्णा, ठीक है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। चलो ये इसके सामने दिया गया है, तो क्या रखा बाबू, प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013। अब ये क्या होते हैं, कोई भी दवाइयाँ बेच रहे हैं तो उसका प्राइस कितना मानक होना चाहिए, ठीक है, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, तो ये सब मानक होना चाहिए। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013 के तहत क्या कहता है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसेंशियल वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत डीपीसीओ जारी किया गया था। मतलब ये इसका फुल नेम आप पहले बता दिए, डीपीसीओ के द्वारा जारी किया गया था कि ड्रग्स को कैसे प्राइस उस पर कंट्रोल करना, कि महंगा नहीं करना है, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य क्या था, आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना, इन्हें पुअर पर्सन के लिए सस्ती हो सके। जो इसेंशियल ड्रग्स बताए नहीं है, इसेंशियल ड्रग्स को क्या करना, मेंटेन करना और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके देखने का काम जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा की जाती है। मतलब यही की जाती है, जो तुम्हारे पास नेशनल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल, ये एक लेवल पे होता है कि नेशनल लेवल की प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हैं। यदि प्राइस को घटा रहे हैं तो क्वालिटी भी नहीं, वो क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले इसेंशियल ड्रग्स की सूची पर आधारित प्राइस को नियंत्रित करना, मतलब जो भी तुम्हारे पास आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको तो प्राइस नियंत्रित करना, क्योंकि गरीब तस्करों को लोग भी इसे खरीद सकें, ठीक है। मार्केट आधारित प्राइस निर्धारित करना, मतलब जितने भी तुम्हारे पास मार्केट आधारित प्राइस हैं, ठीक है, मार्केट आधारित प्राइस मतलब जो तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, कि मार्केट में होना ही होना चाहिए सभी जगह, कि नहीं कोई और कुछ बेच रहा है कोई और बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा, ये सभी ब्रांड दवाओं को तय किया जाता, मतलब जितनी भी ब्रांड दवाइयाँ होती हैं वो फिक्स प्राइस होती हैं। नॉन शेड्यूल मतलब ऐसी जो तुम्हारे पास शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है, यानी नॉन शेड्यूल दवाओं की प्राइस का एनुअल 10% क्या होगी, वृद्धि होनी चाहिए। मतलब जो तुम्हारी ब्रांड दवाइयाँ होती हैं उनका यदि प्राइस बढ़ा रहे हो तो हर साल 10% बढ़ा सकते हो, क्यों, क्योंकि महंगाइयाँ बढ़ रही हैं सारी चीज़ें। एमआरपी से अधिक दाम पर नहीं बेच सकते हैं। कोई दवा बाजार में आने से पहले टेस्ट सैंपलिंग होना जरूरी होता है। दवाई यानी दवा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, तो यही प्राइस कंट्रोल करते हैं। मेनली बात प्राइस के साथ साथ उसकी क्वालिटी कैसी, सेफ है कि नहीं, ये सब कुछ को मैनेज करना यही की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, मैजिक रेमेडीज क्या होती है, और याद रखना ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैजिक रेमेडीज क्या होती है, ठीक है। ये आपके सामने मैजिक रेमेडीज होता है। अब मैजिक रेमेडीज क्या होता है, जैसे अभी रोड के किनारे बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे, और दीवारों पर देखेंगे हकीम उस्मानी, गुप्त रोग मिले, ये रोग मिले, तो वो सब क्या कर देते हैं, यही मैजिक रेमेडीज करते हैं। वो सब दावा करते हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ लेंगे तो इतने दिन में फिट ही आ जाएंगे, उसी को मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। तो क्या लिखा, इंडिया में अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ लोग जादुई उपचार जैसे कवच हो गया, मंत्र हो गया, ताबीज हो गया, भस्म आदि बेच रहे हैं, और यह भी, ठीक है, यह
और वह किसी भी डिजीज के उपचार करने का दावा करते हैं, उसे मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियल में मैजिक रेमेडीज बोला जाता है। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मैजिक रेमेडीज को मुख्य रूप से निर्दोष लोगों पर अप्लाई किया जाता है और वे ठीक है अपना पैसा, समय, स्वास्थ्य दो तीनों खराब करते हैं। मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं वही सब इसमें फंसते हैं भाई। ठीक है, वो अपना जन्म कर रहे हो क्या होता है, पैसा बर्बाद करते हैं। दुकानों का देख के लिखा रहता, साफ साफ वो दीवारों पे लिखा रहता, उसी से फ़ोन नंबर लेके जाते हैं। रोड के किनारे देखेंगे हकीम ये बैठे रहते हैं, हकीम वो बैठे रहते हैं, टेंट उंट लगा के तगड़ा, और माइक को बढ़िया लगा के चलते हैं। ठीक है, लिखा है। अब इन सब को रोकने तथा कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम चलाया गया, ठीक है, लाया गया, जिसे एक्ट यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक यानी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है, एक्ट 1940, ठीक है 1954 कहते हैं। अब इसी के तहत बहुत सारा काम किया गया। इनका पहला उद्देश्य क्या किया गया, झूठे विज्ञापन, जादुई, ठीक है, स्वास्थ्य का दावा कानूनी अपराध है। जैसे अभी रामदेव क्या कर रहे थे, कोरोना में आया था ना, कहते हमारा कोरोनी ले लो, बढ़िया फिट आ जाओगे। उनको जब हाई कोर्ट डांटा तो माफ़ी मांगने लगे, तो वो कचरा काम करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा झूठ विज्ञापनों, ठीक है, और जादुई स्वास्थ्य को दावा कानूनी क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, गलत तरीके से यानी क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट करना, रिलेटेड ड्रग्स को कंट्रोल करना आपके पास। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, तगड़ा तगड़ा नहीं बोल बाल के कि ये ऐसा करती, वो ऐसा कर दिया, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, तो ये सब कानूनन अपराध है। ठीक है, तो इस पर आप नहीं काम कर सकते, तो उस पर यदि करेंगे तो आपको पेनल्टी पीट दिया जाएगा। ठीक है, बिना लाइसेंस का, ठीक है, गलत विज्ञापन और दवा का उपयोग को रोकना, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे इनकी पेनल्टी क्या हो सकती है, यदि नहीं मानेंगे तो 6 महीना जेल और 50,000 जुर्माना लग सकता है। तो ये हो जाएगा मैजिक रेमेडीज के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करके आपके सामने दे दिया है। चलिए अब हम क्या चलते हैं, इधर पे आते हैं मेन मुद्दे पर अपना। ठीक है, पेपर को हम जितना भी 60 MCQ वगैरह था, ठीक है, 60-70 MCQ, उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आते हैं तुम्हारे पास कुछ MCQ, यहाँ देख लेते हैं। MCQ मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट PCI द कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया 1948 में आई थी, तो ये तो सही है। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ML सर्राफ को बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन था यहाँ से। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट की ना चाहिए, D फार्मा होनी चाहिए। CGMP का फुल नेम लिखना, करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है। ठीक, ड्रग्स इंस्पेक्टर ऑफ अप्रूव यानी कि अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा होता, तो इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन 1948 मेंटेन द फार्मेसी एजुकेशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेशन इन इंडिया, सही यही तो मेंटेन करता, तो इस पर टिक मार देना। फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में आया हुआ था। ठीक है, फुल नेम ऑफ PCI का फुल नेम क्या होता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। शेड्यूल C तथा शेड्यूल C1 के ड्रग्स के अंतर्गत आती है। इसके लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है और अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे लीवर एक्सट्रैक्ट हो गया, या होगा प्लसेंट्रैक, जिससे तुम्हारे पास पपीता से निकाला जाता है, सीरम, इंसुलिन, ये सबके एक दो दवाइयाँ लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेंट्रल रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है सेंट्रल काउंसिलिंग के द्वारा। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास ऑल इंडिया इनकी लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इधर। ठीक है, इसमें क्या पूछा, ब्लड बैंक यूनिट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ब्लड बैंक के लिए कम से कम आपको 100 मीटर स्क्वायर की जगह होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिक रिसर्च मैनेजमेंट को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, शेड्यूल GMP कम, मतलब अब इसको भैया तुम्हें बताना पड़ेगा कब आई हुई थी, क्या पूछा है जी, शेड्यूल GMP। ठीक है, GMP मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस कब आई थी, शेड्यूल M के अंतर्गत आता है। ठीक है, शेड्यूल M हो जाता है, शेड्यूल सही तो है। डैश डैश डैश, अब इसको भैया कमेंट बॉक्स में